फ्रेंड्स, माई सेल्फ जीवन बांसल, मुझे जेबी भी कहते हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कोऑपरेटिव बैंकिंग। कोऑपरेटिव बैंकिंग इंडियन बैंकिंग सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इस पे हमेशा ही कंपटीशंस में क्वेश्चन आते रहते हैं और इस बार भी आएंगे क्योंकि इसमें कुछ डेवलपमेंट्स नई की गई हैं और एक ऑर्डिनेंस भी इशू किया गया। ऑर्डिनेंस से पहले हम ये डिस्कस करेंगे भी जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है भारत में, वो 1904 में जो एक्ट पास हुआ था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, उसके साथ ही शुरू हुई थी। इसी एक्ट के साथ कोऑपरेटिव बैंक्स बनने शुरू हुए और कोऑपरेटिव बैंकों का जो एज है वो 100 साल से भी ऊपर है। कोऑपरेटिव बैंक जो है रूरल इकोनॉमी की, फ्रेंड्स, वो एक रीढ़ की हड्डी है। कोऑपरेटिव बैंक्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा है जहां तक भारत इकोनॉमी का संबंध है। कोऑपरेटिव बैंक जो थे वो बहुत अच्छे चलते रहे हैं, लेकिन उनके बारे में समय समय पर उनकी फंक्शनिंग के बारे में सीरियस इरेगुलरिटीज का भी क्वेश्चन उठता रहा है। पीछे ये क्वेश्चन बहुत जोर से उठा और जिससे बैंकिंग सिस्टम को भी नुकसान हुआ और कोऑपरेटिव बैंकिंग को भी नुकसान हुआ, कस्टमर्स को भी बहुत दिक्कतें आई और इसका समाधान करने के लिए भारत सरकार ने ये फैसला किया कि उन्होंने एक ऑर्डिनेंस लेके आए हैं जो बाद में बिल के रूप में पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाएगा, जिसके द्वारा ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को अमेंड किया गया है। ये जो ऑर्डिनेंस है इसे 29 जून 2020 को लागू कर दिया गया है। इसके अनुसार कोऑपरेटिव बैंक्स जो होंगे उन पे बहुत ही अच्छे ढंग से आरबीआई का रेगुलेशन जो है वो किया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसके अनुसार जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कमर्शियल बैंकों की भांति इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको सुपरसीड कर सकेगा जहां जरूरत समझी जाएगी। लेकिन इसके लिए उन्हें स्टेट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को भी कंसल्ट करना होगा और वो अपना जो आरबीआई है एडमिनिस्ट्रेटर लगा सकेगा। जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक निश्चित कार्यकाल के लिए ही लगाया जाएगा ताकि जो डिसफंक्शनल स्थिति नोटिस में आई है उसे दुरुस्त किया जा सके। दूसरा, इसमें कोऑपरेटिव बैंकों में जो कैपिटल की प्रॉब्लम आती है उसका समाधान करने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके अनुसार कोऑपरेटिव बैंक्स मार्केट से भी पैसा उठा सकेंगे शेयर्स के रूप में, लेकिन इसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आरबीआई की मानी जानी पड़ेंगी। तीसरा, इसमें एक बहुत बड़ी और चेंज लेके आए हैं भाई, एक ऑडिट सिस्टम को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया गया है। अब तक जो ऑडिट होता था कोऑपरेटिव बैंक्स का, वो ऑडिट सरकार की डिपार्टमेंट जो कोऑपरेटिव का है स्टेट का, उसके अनुसार किया जाता था। अब ये नॉर्म्स हैं जो ऑडिट के रहेंगे वो आरबीआई के द्वारा ही निश्चित किए जाएंगे। इन बातों से ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज का सब्जेक्ट है वो स्टेट सब्जेक्ट से हटा के केंद्रीय लिस्ट में लेके जा रहे हैं। नो, ऐसा कुछ नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो विषय है वो हमेशा स्टेटों के पास ही रहेगा, जबकि बैंकिंग का विषय जो है वो केंद्रीय सरकार के पास है, केंद्रीय लिस्ट में है। तो इसी को बैलेंस को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है भी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपना जो काम है बहुत अच्छे से कर सकेगा, फ्रीली कर सकेगा और उसकी जो राय भी ली जाएगी समय समय। और कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं उसकी जो रजिस्ट्रेशन होगी वो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपने जो सिस्टम है एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अनुसार बनाया गया, उसी अनुसार वो उनको रजिस्टर कर सकेगा। अब हम आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इनका कोऑपरेटिव बैंकों का कमर्शियल बैंकों से फ्रेंड्स क्या डिफरेंस है। तो पहले लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं उसके एक्ट के अंतर्गत कोऑपरेटिव बैंकों का जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है और इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट करता है।
जहां तक बैंकिंग का संबंध है, बैंकिंग के लिए लाइसेंस आरबीआई से लेना पड़ता है। जब आरबीआई से लाइसेंस मिल जाता है तभी कोऑपरेटिव बैंक अपना काम शुरू कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक का हमारा यहाँ मतलब सरकारी बैंक, गैर सरकारी बैंक दोनों ही हैं। तो इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपनी एक्ट के अंतर्गत भी हो सकता है या सेपरेट पार्लियामेंट का एक्ट बना के भी किया जा सकता है। और देखें जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये पार्लियामेंट के एक्ट के अनुसार इसकी रचना की गई है। दूसरा डिफरेंस है एरिया ऑफ ऑपरेशन। कोऑपरेटिव बैंक्स में लोकल एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन होती है, जो उनके लाइसेंस में एरिया ऑफ ऑपरेशन निश्चित किया जाता है, उसी में वो अपनी ब्रांचेस खोल सकते हैं, उसी में अपना कार्य कर सकते हैं। जबकि कमर्शियल बैंक्स का जो कार्य क्षेत्र है वो पैन इंडिया है, उनके लाइसेंस में वो बताया गया है। तीसरा एक बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनका स्ट्रक्चर जो है 3 टियर होता है। नीचे प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं और उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, उसके ऊपर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है। जहां तक कमर्शियल बैंक्स का संबंध है, कमर्शियल बैंक में कहीं से भी कोई इस तरह टियर सिस्टम नहीं है, वहां यूनिटरी सिस्टम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच तमिलनाडु में भी वही है, चंडीगढ़ में भी वही है। जहां भी आप देखेंगे वो एक ही यूनिट है, कोई डिफरेंट यूनिट वहां नहीं है। इसके अलावा एक और डिफरेंस है, जो कोऑपरेटिव बैंक है वो सारे के सारे डायरेक्ट आरबीआई को अप्रोच नहीं कर सकते। जैसे फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है जो, वो थ्रू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ही आरबीआई को अप्रोच कर सकता है। जहां तक दूसरे कमर्शियल बैंक्स हैं वो सीधे सीधे ही आरबीआई को अप्रोच कर सकते हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में, वो ये है जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पे चलाए जाते हैं, उनमें सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ मेंबर्स ध्यान में रखी जाती है। जबकि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो हमेशा ही बिजनेस प्रिंसिपल्स के अनुसार चलाए जाते हैं। फ्रेंड्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार पूछा जा सकता है, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना फंडामेंटल राइट है? क्या भारतीय नागरिकों का कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया जाना उनका मौलिक अधिकार है? यस, मौलिक अधिकार है। हमने 1907 अमेंडमेंट की थी भारतीय संविधान की, जिसकी नोटिफिकेशन 2012 में की गई थी। उसके अनुसार कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो ऑटोनमस बने, वो उसमें प्रोफेशनलिज्म हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो ऑटोनमस के साथ साथ एक डेमोक्रेटिक कंट्रोल के अंतर्गत काम करे। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल टुडे। इसके अलावा हम और भी वीडियो टाइम से टाइम पे बनाते रहेंगे ताकि आप अपने बैंकिंग पेपर की प्रॉपर तैयारी कर सकें और सिलेक्ट हो सकें। सो आपका बहुत धन्यवाद।